क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फीचर्स के आधार पर आप आज तय करते हो कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है कौन सी नहीं, इन फीचर्स को कब और किसने बनाया? सबसे पहली गाड़ी कब और किसने बनाई और वो थी कैसी? टायर्स रबड़ के थे, लकड़ी के थे, प्लास्टिक के थे या बांस के थे? स्टीयरिंग हुआ करती थी या नहीं, और नहीं थी तो उसकी जगह क्या यूज किया जाता था? विंडशील्ड वाइपर वगैरह जैसी चीजें थी भी या नहीं? सीट्स में गद्दा हुआ करता था या प्लास्टिक की सीट्स यूज की जाती थी? इसके अलावा आज के टाइम पे गाड़ी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से चलती थी। क्या हमेशा से ही पेट्रोल और डीजल को यूज किया जा रहा है या कोई और भी साधन था? सोचने बैठो तो ऐसे हजारों क्वेश्चंस निकलकर सामने आते हैं और ऐसे ही कुछ रोचक सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि कब से गाड़ी बनना शुरू हुई, तब से लेकर आज तक किस तरह से एक एक फीचर ऐड हुआ है गाड़ी का। आप लोगों को क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां आज बनाई गई हैं, इन्हें आज इन्वेंट किया गया है? बिल्कुल गलत। सबसे पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चला करती थीं। 17वीं सेंचुरी में ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बना लिया गया था, लेकिन उसके बाद में पेट्रोल डीजल ने उनकी जगह ले ली समय रहते। अगर मैं डिटेल में जाके बात करूं तो 17वीं सेंचुरी में सबसे पहले गाड़ी बनाने की कोशिश की गई थी और वो गाड़ी स्टीम से चला करती थी, भाप से चला करती थी। लेकिन भाप से चलने वाली गाड़ियों के साथ एक बड़ी समस्या थी कि इनके इंजन को स्टार्ट करने में समय बहुत लग जाता था और इनकी रेंज भी काफ़ी कम थी। मतलब कि स्टीम के जरिए आप ज़्यादा दूरी तक गाड़ी को नहीं चला सकते हो। इसके बाद 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में स्टीम से चलने वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक बग्गीज ने लेना शुरू कर दी। इलेक्ट्रिक कार्स ने नहीं, इलेक्ट्रिक बग्गीज ने लेना शुरू कर दी और काफ़ी जल्दी ये गाड़ियाँ पॉपुलर हो गई क्योंकि इलेक्ट्रिक बग्गी काफ़ी जल्दी चालू हो जाती थी, लेकिन रेंज इनकी भी कोई ज़्यादा नहीं थी। इसके बाद 1890 में विलियम मॉरिस ने सबसे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई यूएस में। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल 6 लोगों को बैठालकर 1 घंटे में 22.53 किलोमीटर तक चल सकती थी। मतलब कि इसकी मैक्सिमम रेंज जो थी वो करीब 22.5 किलोमीटर थी, 6 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी के साथ में। अभी मैं सिर्फ गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, इनमें फीचर्स के नाम पर अभी कुछ भी नहीं मिलता है। अभी तो लोग बाग गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी ही नहीं बन पाई है पूरी तरह से। हजारों कोशिश करने के बाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नया मोड़ मिलने वाला था। 1885 में कार्ल बेंज ने एक ऐसी गाड़ी इन्वेंट करी जो गैस से चला करती थी, मतलब कि पेट्रोल से चला करती थी। इस गाड़ी को ठीक 1 साल बाद 1886 में पेटेंट मिला। ये एक 3 व्हील कार थी, मतलब कि इसे ट्राईसाइकिल कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें 1 सिलेंडर इंजन यूज़ किया गया था जो 1 bhp से भी कम पावर जनरेट किया करता था। इसकी टॉप स्पीड थी 10 माइल्स पर आवर। सिर्फ 2 लोग इसमें बैठ सकते थे। इसके बाद में 1891 में इस गाड़ी को 4 व्हीलर में कन्वर्ट किया गया, लेकिन फीचर्स अभी भी कुछ भी नहीं थे। इस गाड़ी में भी ना विंडशील्ड थी, ना किसी तरह के डोर्स थे, इंडिकेटर्स थे और ना ही गोल स्टीयरिंग मिला करती थी। मैं आपको बता दूं कि 1672 से लेकर 1886 तक पता नहीं कितनों ने एक परफेक्ट और प्रैक्टिकल कार बनाने की कोशिश करी, लेकिन फाइनली 1886 में आकर कार्ल बेंज ने ही एक परफेक्ट और प्रैक्टिकल कार बनाई। इसलिए ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम कार्ल बेंज को इन्वेंटर ऑफ कार कहते हैं। आप लोगों को पता है कि 1880 के पहले जितने भी लोगों ने गाड़ी बनाने की कोशिश की है और जितनी भी बनी है उनमें से किसी में भी हेडलैम्प नहीं था। 1880 के बाद में हेडलैम्प को इन्वेंट किया गया और वो हेडलैम्प वैसा नहीं था जैसा कि आज हम लोग देखते हैं, जिनमें बल्ब लगे होते हैं, एलईडी लगे होते हैं। जो वो हेडलैम्प था उसमें एक कुप्पी रखी जाती थी जो तेल से जलती थी या फिर एसिटाइलिन से जलती थी। अगर आप गांव से रिलेटेड हो तो मिट्टी के तेल की कुप्पी होती है, वो कमरों में रखी जाती है, उसको जला दो तो कमरे में रोशनी हो जाती है। वैसी ही एक कुप्पी तेल से भरी हुई या फिर एसिटाइलिन से भरी हुई हेडलैम्प के अंदर रखी जाती थी और उसके पीछे एक कांच लगा होता था जिसकी वजह से जो लाइट है वो आगे की तरफ फेंके, फोकस हो आगे की तरफ। लेकिन जो बत्ती होती थी आँख की वो बार बार हिलती रहती थी, जिस वजह से लाइट कभी भी फोकस नहीं हो पाती थी एक जगह पर। तेल और एसिटाइलिन में से एसिटाइलिन को ज़्यादा यूज़ किया जाता था क्योंकि विंड और बारिश इन दोनों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता था एसिटाइलिन पे, लेकिन ऑयल की जो पत्ती होती थी उस पर पड़ता था। मतलब आप जरा सोच के देखिए कि आपकी गाड़ी में से अगर हेडलैम्प हटा दिए जाएं और उनकी जगह छोटे छोटे 2 लालटेन लगा दिए जाएं और भरे अंधेरे में आपसे गाड़ी चलवाई जाए तो आप क्या ही चलाओगे भाई। इस कंडीशन में लोग गाड़ी चलाते थे और काफ़ी गर्व फील करते थे कि उनकी गाड़ी में हेडलैम्प्स हैं।
ठीक वैसे ही जैसे आज हम बोलते हैं कि भाई मेरी गाड़ी में एडास है, पैनोरामिक सनरूफ है, तेरी गाड़ी में मिलती है क्या। 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रिक हेडलाइट्स का इन्वेंशन हुआ, लेकिन अभी भी काफी सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि इलेक्ट्रिक हेडलाइट को जलाने के लिए एक बड़ा डायनेमो चाहिए होता है। उस डायनेमो को गाड़ी में कहाँ पर रखा जाए। अगर डायनेमो को छोटा किया जाए तो वो छोटा डायनेमो इतनी एनफ पावर कैसे जनरेट करेगा कि वो हेडलाइट जल सके पूरी तरह से। कुल मिलाकर एसिटाइलिन और ऑयल का एक सब्स्टिट्यूट तो मिल गया, लेकिन वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं था। उसके बाद में धीरे धीरे हेलोजन हेडलैम्प्स इन्वेंट हुए। हेलोजन हेडलैम्प्स के बाद में 1990s में जाके हेडलैम्प्स की डिज़ाइन चेंज होना शुरू हुई। 1992 में हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज हेडलैम्प्स को इंस्टॉल किया गया यूरोपियन सेडान्स में, जो हेलोजन से ज़्यादा रोशनी फैलाती थी। 20वीं सदी में आके एलईडी हेडलैम्प्स को इन्वेंट किया गया। ये छोटी भी थी, एफिशिएंट भी थी, और एलईडी हेडलैम्प्स को तरह तरह की डिज़ाइन में भी ढाला जा सकता है। और अब तो आप देख ही रहे हो कि गाड़ियों में अभी भी आपको हेलोजन हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। एलईडी भी काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। एडेप्टिव एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो अपने आप बंद और चालू हो जाते हैं कंडीशन पे बेसिस में। दुनिया और चीज़ें काफ़ी आगे निकल आई हैं। 1886 में कार्ल बेंज ने जिस गाड़ी को पेटेंट करवाया था उसमें स्टीयरिंग तक नहीं थी। एक हॉरिजॉन्टल बार दिया गया था जिसमें एक हैंडल था, उसकी मदद से आप आगे के टायर को मोड़ सकते थे। 1894 में आल्फ्रेड ने अपने पेनहार्ड मॉडल में राउंड स्टीयरिंग को यूज़ किया था, लेकिन उसके बाद भी राउंड स्टीयरिंग पॉपुलर नहीं हुई, लोगों ने अपनी गाड़ियों में इसको यूज़ नहीं किया। 1914 के बाद में राउंड स्टीयरिंग को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा अपनी अपनी गाड़ियों में। तब से लेकर आज तक ज़्यादातर गाड़ियों में राउंड स्टीयरिंग ही यूज़ की जा रही है। हालांकि कुछ गाड़ियों में फ्लैट बॉटम मिल जाती है, कुछ स्पोर्ट्स गाड़ियां जो हैं उनमें अलग तरह की स्टीयरिंग दी गई है, लेकिन आज भी राउंड स्टीयरिंग ही ज़्यादा पॉपुलर है। 1898 में फर्डिनेंड पोर्शे ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया था सबसे पहली हाइब्रिड गाड़ी बनाकर। जो लोग सोचते हैं कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आज के ज़माने की है, नहीं, इसे 1898 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इस समय तक यूरोप में या फिर बाकी जगहों पर गाड़ियां ज़्यादा पॉपुलर नहीं थीं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में गाड़ियों को एक्सेप्ट किया जाने लगा, स्पेशली यूएस में। 1908 में हेनरी फोर्ड ने एक मॉडल टी नाम की गाड़ी बनाई थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई और काफ़ी सारे लोगों ने इस गाड़ी को खरीदना पसंद किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1920 तक गाड़ी के नाम पर टायर्स, इंजन और बैठने की सीट्स मिला करती थी, बाकी और कुछ नहीं। 1920 के बाद में गाड़ियों में फीचर्स ऐड होना शुरू हो गए, जैसे कि 1903 में मैरी एंडरसन ने विंडशील्ड वाइपर्स बना दिए थे, लेकिन सभी लोगों ने इनको इग्नोर कर दिया। किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी ने वाइपर्स में इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन फिर बाद में 1922 में कैडिलैक जैसी कंपनी ने अपनी सारी गाड़ियों में विंडशील्ड वाइपर्स को मैंडेटरी कर दिया, जरूरी कर दिया। उसके बाद में विंडशील्ड वाइपर्स पॉपुलर हुए और सभी कंपनीज अपनी अपनी गाड़ियों में देने लगी। 1939 में जाकर टर्न सिग्नल्स या फिर कहें इंडिकेटर्स इन्वेंट हुए। इसके पहले इलेक्ट्रिक विंडोज और एयर कंडीशन जैसी चीजें इन्वेंट हो चुकी थी। 1915 में स्क्रिप्स बूथ ने मॉडल सी नाम की एक गाड़ी बनाई जिसमें पहली बार स्टीयरिंग के बीच में हॉर्न का बटन दिया गया था। जरा आप सोच के देखिए, बिना इंफोटेनमेंट सिस्टम के, बिना म्यूजिक के लंबे रूट पर गाड़ी चलाना कितना बोरिंग हो सकता है। 1930 में पहले कार रेडियो को इन्वेंट किया गया था, जोसेफ और गैल्विन ने इन्वेंट किया था और उसका नाम रखा था मोटोरोला। लेकिन ये ज़्यादा चला नहीं क्योंकि उस समय के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव था। ये $130 का मिला करता था उस समय पर, मतलब कि वाकई में बहुत महंगा था और इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग AM सिग्नल्स चाहिए थे प्ले होने के लिए। 1952 में FM स्टीरियो को इन्वेंट किया गया जर्मन कंपनी ब्लॉपंक्ट के द्वारा। इसके बाद में 1960s में कार्ट्रिज सिस्टम आना शुरू हुआ जिसकी मदद से हम सॉन्ग्स को स्किप कर सकते थे। अभी तक तो ये चल रहा था कि अगर कोई गाना बज रहा है तो आपको पूरा सुनना पड़ेगा, अपने आप नेक्स्ट गाना आएगा, यहाँ से आप गाना स्किप करके दूसरा सुन सकते थे। 1970s से कैसेट्स आना शुरू हुई, आप लोगों को याद होगा मोटी मोटी कैसेट आया करती थी। 1980s में CDs आना शुरू हुई, डिस्क, CD, DVD वगैरह। उसके बाद 2000 से MP3 प्लेयर आना शुरू हुए जिसमें आप अपनी पेन ड्राइव वगैरह लगाकर, ऑक्स वगैरह लगाकर गाने बजाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे टच स्क्रीन्स आना शुरू हो गई हैं और आज के ज़माने में तो भाई साहब होड़ लगी पड़ी है कि कौन सी गाड़ी में कितना एरिया टच स्क्रीन से घिरा पड़ा है। 2-2, 3-3 टच स्क्रीन्स आ रही हैं एक गाड़ी में, आगे वालों के लिए अलग है, पीछे वालों के लिए अलग है, पूरी गाड़ी भरी पड़ी है टच ही टच। आज के टाइम पर हम एक बटन दबाकर पैनोरामिक सनरूफ को पूरा खोल देते हैं, पूरी छत आर पार हो जाती है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले कपड़े की या फिर मेटल की सनरूफ बना करती थी और उसे भी आपको अपने हाथों से खोलना पड़ता था। 1925 में नोएल मॉप्स ने पहली बार
स्लाइडिंग सनरूफ को इन्वेंट किया था और गाड़ी में लगाया था। आप लोगों को हैरत होगी ये जान के कि पहले गाड़ियों के जो टायर्स हुआ करते थे वो रबड़ के नहीं होते थे, वो लकड़ी के होते थे। लकड़ी के टायर्स उसमें लगे होते थे, उसी के ऊपर गाड़ी चला करती थी। सबसे पहली बार 1895 में एक रेसिंग के दौरान एक रेसिंग कार में रबड़ के टायर्स का इस्तेमाल किया गया था जिनमें हवा भरी जाती थी। और ये रबड़ के टायर्स 1940 से हर किसी गाड़ी में आना शुरू हो गए थे। 1920s में एल्यूमिनियम एलॉय व्हील्स को इन्वेंट किया गया था। इसके बाद भी 50 साल लग गए एलॉय व्हील्स को लगभग हर किसी गाड़ी में आने में। इसके बाद तो फीचर्स की जैसे छड़ी लग गई, किसी ने कुछ इन्वेंट किया, किसी ने कुछ किया, किसी कंपनी ने कुछ बनाया, किसी ने कुछ बनाया। जैसे कि 1951 में पावर स्टीयरिंग आना शुरू हो गई थी गाड़ी में। अभी तक नॉर्मल स्टीयरिंग आ रही थी, कई बार उसे घुमाना पड़ता था तब जाके गाड़ी मुड़ती थी। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स 1959 में आई थी। हीटेड सीट्स 1966 में आई थी। एयरबैग जैसा सेफ्टी फीचर 1973 में ऐड किया गया था गाड़ियों में, तब तक बिना एयरबैग के गाड़ियां घूम रही थी। स्मार्ट की जैसा एडवांस्ड फीचर 1998 में इन्वेंट किया गया था और मर्सिडीज बेंज ने सबसे पहले इस फीचर को अपनी गाड़ी में देना शुरू किया था। इस फीचर की मदद से आप एक सिंगल बटन से मतलब कि रिमोट से ही गाड़ी को स्टार्ट कर सकते थे और डोर्स भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते थे। ओबीडी डायग्नोस्टिक जैसा फीचर 1996 में आना शुरू हुआ था। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसा इंपॉर्टेंट फीचर जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़रूरी हो चुका है, ये 1980s में पोर्शे 959 में सबसे पहली बार देखा गया था और उसके बाद 2000 से ये कई सारी गाड़ियों में देखे जाने लगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम में FM, AM, CD प्लेयर वो सब चीज़ें तो आ गई थी, लेकिन ब्लूटूथ 1998 में आना शुरू हुआ था। इसी तरह से GPS नेविगेशन भी 2000 से आना शुरू हुआ था। अभी तक गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील पर सिर्फ एक बटन आना शुरू हुआ था, वो था हॉर्न का बटन। 1960s से हॉर्न के अलावा एक और बटन ऐड किया गया क्रूज कंट्रोल का। इस क्रूज कंट्रोल के बटन को इन्वेंट किया था राल्फ टैक्टर ने। इसके बाद 1984 से मर्सिडीज ने अपनी गाड़ियों में स्टीयरिंग के ऊपर क्रूज कंट्रोल और हॉर्न के बटन के अलावा ऑडियो कंट्रोल्स के बटन देना भी शुरू कर दिए थे। मर्सिडीज बेंज ने कई सारे फीचर्स को पहली बार अपनी गाड़ियों में देना शुरू करा था, जैसे कि रडार बेस्ड क्रूज कंट्रोल 2000 से आना शुरू हुआ था और सबसे पहले मर्सिडीज की गाड़ियों में देखा गया था, स्पेशली एस क्लास में। आज के टाइम पर जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे कि ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ऑटो पायलट फीचर वगैरह, सारे फीचर्स रडार बेस्ड क्रूज कंट्रोल के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। 2002 में रियर पार्किंग कैमरा गाड़ियों में आना शुरू हुआ था। इन्फिनिटी ने इसे अपनी गाड़ी Q45 में पहली बार लॉन्च किया था और फिर बाद में 360 डिग्री व्यू कैमरा, जिसे अराउंड व्यू मॉनिटर भी कहते हैं, वो निसान ने अपनी गाड़ियों में लाना शुरू किया था। आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे बेहतरीन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी DCT मानी जाती है, डुअल क्लच ट्रांसमिशन। ये टेक्नोलॉजी 1980s में रेसिंग गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर किसी भी तरह के ऑटोमेटिक से DCT ज़्यादा स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। लेकिन जो जनरल पैसेंजर गाड़ियाँ होती हैं उनमें पहली बार फॉक्सवैगन ने अपनी GTI गाड़ियों में DCT टेक्नोलॉजी देना शुरू करी थी 2003 से। उसके बाद बाकी कंपनीज ने देना शुरू करी है ये टेक्नोलॉजी। इसी तरह से जरूरत के अनुसार गाड़ियों में फीचर्स ऐड होते चले गए। कार किसी एक इंसान की खोज नहीं है। ये जो कार आज मार्केट में अवेलेबल है ये कई सारे लोगों ने, कई सारी कंपनीज के बड़े बड़े इंजीनियर्स ने मिलकर बनाई है। जैसे ऐसे लोगों की, कस्टमर्स की ज़रूरत बढ़ती चले गई, वैसे वैसे कंपनीज गाड़ियों में फीचर्स ऐड करते चले गई। अपनी गाड़ी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ नया कंपनीज आज भी करते रहती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि CNG गाड़ियां जितनी भी आती थी उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि उसमें बूट स्पेस पूरी तरह से खत्म हो जाती थी। आप उसमें कोई भी सामान नहीं रख सकते, लेकिन टाटा ने इस समस्या को खत्म कर दिया। CNG के टैंक भी आ जाते हैं और टैंक के साथ साथ आपको अच्छी खासी बूट स्पेस भी मिल जाती है। इसी के साथ में आपने ये भी देखा होगा कि CNG हमेशा मैनुअल ट्रांसमिशन में मिला करती थी, लेकिन टाटा ने पहली बार CNG में भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करना शुरू कर दिया है। जल्द ही ये टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी इंडिया में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जरूरत ही आविष्कार की पहली सीढ़ी होती है। अगर आपके पास भी इसी टॉपिक से जुड़ी हुई कोई जानकारी है तो कमेंट कर मुझसे जरूर शेयर करिएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।